और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन, साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है और लॉन्ग टर्म में आपके लिए कहां पर निवेश के मौके बनेंगे, ये तमाम बातें हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए, समझाने के लिए। आशीष से हम जानेंगे आज का बाजार का पूरा हाल डिटेल में। देवांशी हमें बताएंगी दिसंबर तिमाही में बजाज फाइनेंस का कैसा रहेगा प्रदर्शन, और कुशल से जानेंगे दिसंबर तिमाही में एल&टी टेक से उम्मीदें और कैपिटल गुड्स में तेजी के ट्रिगर। अमरीश पांडे बताएंगे हेल्थ सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज के बाजार पर कि आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा रहा, ये हम आपको बता रहे हैं। और चलिए देखते हैं कि आज के बाजार पर एडिटर्स टेक क्या है। आज जिस तरह से मार्केट में हलचल दिखी है उस पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की दमदार शुरुआत की, और दमदार शुरुआत इसलिए भी कही जाएगी कि संकेत उतने अच्छे थे नहीं। अमेरिका में डाउ 200 पॉइंट कमजोर बंद हुआ शुक्रवार को, ठीक है, और नैस्डैक हरे निशान में जरूर बंद हुआ, लेकिन मिला जुला सा कारोबार था। दूसरी ओर एफआईज की तरफ से वायदा कारोबार में भी और कैश मार्केट में भी बिकवाली के थोड़े बड़े आंकड़े आए थे, और घरेलू फंड्स की खरीदारी थोड़ी सी कम हुई थी। लेकिन लगातार 3 दिन 18,200 के ऊपर बंद होने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा था, और एसजीएक्स निफ्टी भले 70-80 पॉइंट की कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन धीमे धीमे भारतीय बाजार उतनी कमजोरी दिखाने के बजाय मजबूत होते हुए दिखे। शुरुआत एकदम शांत होती दिखी हल्की कमजोरी के साथ, और दिन भर 18,200 के लेवल के आसपास बाजार सपोर्ट लेते हुए नजर आए, और उसके बाद जो रिकवरी हुई वो काबिले तारीफ थी। और इस रिकवरी में बाजार न सिर्फ शुक्रवार के हाइज के पार निकले, बल्कि 18,300 को भी पार किया, और फाइनली क्लोजिंग 18,300 के ऊपर। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग, और जो 16,400 से बाजार ने रिकवरी की शुरुआत की, उस रिकवरी की अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग निफ्टी को मिली है। तो बेहद मजबूती वाला सेशन, और मजबूती वाला सेशन इसलिए कहा जाएगा कि पॉइंट से आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और साथ ही बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है, लेकिन जो संकेतों के बीच में बाजार चले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नतीजों का सीजन चल ही रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर आज कोई खास करता हुआ नहीं दिखा, न तेजी के मूड में था, न मंदी के मूड में, न 38,000 के नीचे जाने के मूड में है। 38,000 38,100 के आसपास सपोर्ट है, 38,500 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग आती है। वही मूड माहौल आज बैंक निफ्टी का था। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है बैंक निफ्टी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, चाहे वो रिजल्ट्स की वजह से हो, चाहे बजट की उम्मीदों की वजह से, और कई सारे मिड कैप स्टॉक्स ऐसे जो आज 10 से 20% तक की तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए, तो वहां पर भी एक्शन भरपूर है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कमजोरी वाला सेशन हो सकता था, लेकिन उसके विपरीत बाजारों ने सेकंड हाफ में फिर से और मजबूती दिखाई। आखिरी 1 घंटे में मजबूत हुए, दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी। मजबूत सेशन। तो आज दिन भर कैसा रहा बाजार में कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। सुनते हैं कि दिन भर कैसी हलचल रही और क्या कुछ रहा शेयर बाजार में। देखिए, सुस्त शुरुआत के बाद आखिरी 1-1.5 घंटे में अगर आप देखें तो बाजारों ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। हालांकि रिकवरी कोई बड़ी नहीं थी। 50 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो सिमिलर रुझान रहा, लेकिन निफ्टी बैंक इसने जो है बाजार पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया। करीब 150 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जिन्होंने बढ़त में यानी तेजी में जो है बाजार में कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ाया। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर देखिए 5% की तेजी देखने को मिली। ग्रासिम इंडस्ट्रीज 4% का मूव देखने को मिला। टाटा मोटर्स 3% चला, और ओएनजीसी में भी देखें तो 3% के गेन्स देखने को मिले। लेकिन ऐसे बाजार में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जिन्होंने बाजार पर थोड़ा सा जो है प्रेशर क्रिएट किया। एचसीएल टेक देखिए मिसाल के तौर पर 6% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक नतीजे के बाद 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। सिप्ला ब्रिटानिया करीब 1 से 1.5% का जो करेक्शन है यहाँ पर देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट की बात की जाए तो एक्शन भरपूर था। सबसे पहले देखिए एमएमटीसी, आमतौर पर इस स्टॉक की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन बजट से पहले शार्प बड़ा मूव देखने को मिला। 10% से ज्यादा के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। शोभा डेवलपर्स, जिंदल सॉ, जेके पेपर जैसे स्टॉक्स में देखें तो बड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में कैश के स्टॉक्स ऐसे भी थे जिन्होंने दिन के दौरान गिरावट दिखाई। ग्रैनुअल्स देखिए 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस डिविडेंड के ऐलान के बाद लगातार सेंटिमेंट्स यहाँ पर कमजोर देखने को मिले। हाइकिल और एचसीएल टेक के बारे में मैंने आपको बताया।
इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए तो आज ऑटो स्टॉक्स की तरफ से जो है अच्छा एक्शन देखने को मिला और इसमें देखिए हीरो मोटोकॉर्प के बारे में मैंने आपको बताया 5% की तेजी देखने को मिली। एक्साइड इंडस्ट्रीज यहां पर बड़ा मूव देखने को मिला। टाटा मोटर्स, हमारा राजा बैटरी जैसे स्टॉक्स में खरीदारी आई। रियल्टी में भी देखें तो एक्शन भरपूर था। सोबा 7% की गेंस देखने को मिले। ब्रिगेड एंटरप्राइज 5% चला। मैक्रोटेक डेवलपर्स, डीएलएफ में भी खरीदारी देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स में देखें तो शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में जो स्टील सेक्टर के लिए कुछ खबरें आई उसका एक असर देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। वेल्सपन कॉर्प है, टाटा स्टील, एपीएल, अपोलो जैसे स्टॉक्स हैं। हिंदुस्तान कॉपर में माइनर गेंस देखने को मिले, लेकिन फार्मा स्टॉक्स देखें तो लगातार सुस्ती दिखा रहे। कंटेनर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है गिरावट ही देखने को मिल रही है। ग्रैन्युल्स के बारे में हमने बात की। स्ट्राइड्स फार्मा, लॉरस लैब्स और बिंदु हल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और बाजार में देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक नतीजे काफी ठीक ठाक थे, लेकिन वैल्यूएशंस महंगे, करीब 1.5% की गिरावट यहाँ पर रही। एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक 1% का कट यहाँ पर देखने को मिला। शुक्रिया आशीष मार्केट अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल कहां ट्रेडिंग का मौका बनेगा, साथ ही पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस तरह के शेयर में एक्शन देखने को मिल सकता है। सुदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल कहां पोजीशन बनाना ठीक रहेगा। देखिए, पोजीशन के हिसाब से हम लोगों को लग रहा है कि जो शेयर कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं और जहां पे बजट को लेके उम्मीदें आ रही है सामने उभर के, वहीं पे आपको पोजीशन लेना चाहिए और वहीं पे उसी काउंटर पे डिपेंडिंग ऑन आपका व्यू, डिपेंडिंग ऑन मार्केट ट्रेंड, वहीं पे आपको पोजीशन लेना चाहिए। खास बात यहाँ पे ये कहूंगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ईवी, इस ईवी को लेके बहुत सारे एक्साइटमेंट और बहुत सारे न्यूज बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री के जो ऑटो एंसिलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए कुछ खास न्यूज, जैसे कि जो एयर ब्रेक्स जो 4 की वजह 6 कर दिया गया है सरकार की तरफ से, उसके चलते ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज आपको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे एक सेकुलर अच्छा ट्रेंड बन रहा है, जैसे कि रियल एस्टेट। आज हमने देखा शोभा में अच्छा कामकाज हो रहा है। ऐसे कुछ रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र में ध्यान रखना चाहिए। और रियल एस्टेट के साथ मैं और एक सेक्टर का जिक्र करूंगा जो कि फोकस में नहीं है राइट नाउ, पर फोकस में आना जरूर चाहिए, वो है हाउसिंग फाइनेंस। ये दो सेक्टर हैंड इन हैंड जाता है, तो यहाँ पे भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। और बजट जैसा भी हो, उम्मीद ये है कि सरकार का फोकस जो हाउसिंग फॉर ऑल या जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पे है, उसके जरिए रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस दोनों सेक्टर में अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट पे पॉजिटिव व्यू है। स्टॉक स्पेसिफिक, काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सुदीप जी, लॉन्ग टर्म भी देखेंगे कि किस तरह की हलचल लॉन्ग टर्म शेयर्स में दिख रही है, उस पर भी आपके पास आएंगे। लेकिन एक खबर को लेते हैं, दिसंबर तिमाही में बजाज फाइनेंस का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी देवांशी से बात करते हैं। बताइए देवांशी, कैसा रह सकता है प्रदर्शन? जी बिल्कुल, आप देखिए बजाज फाइनेंस से काफी शानदार नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो Q3 के बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे थे वो भी काफी शानदार थे, जिसमें ईयूएम में करीब 26% तक की बढ़त सालाना आधार पर देखी गई थी और 9% तक की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखी गई थी। इसके साथ ही जो नए कस्टमर्स जुड़ते हुए दिखे थे, ओवरऑल जो कस्टमर बेस है उसमें भी हमने देखा इस बार करीब 20% तक की बढ़त देखने मिली थी। और साथ ही जो डिसबर्समेंट्स हैं उसमें भी इस बार बढ़त देखने मिलेगी। और इन सब के चलते जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें इस बार करीब 25 से 30% तक की बढ़त देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही जो प्रोविजंस हैं वो इस बार कम होते हुए दिखेंगे, असेट क्वालिटी में सुधार देखने मिलेगा और साथ ही जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। और इन सब के चलते जो मुनाफा है उसमें शानदार बढ़त देखने मिल सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है करीब 50 to 60% तक की जो बढ़त है वो मुनाफे में आती हुई दिख सकती है। लेकिन देखना होगा कि जो प्रोविजंस के आंकड़े हैं वो कितने कम होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सीधा फायदा जो मुनाफा है उसको होता हुआ दिखेगा। डिस्बर्समेंट्स में बढ़त होती हुई दिखे, इसका फायदा
मिलेगा और इसके साथ ही आप देखिए जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम होते हुए दिखे, क्रेडिट कॉस्ट कम होती हुई दिखेगी और इन सब के चलते हम देखेंगे कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें हल्की सी बढ़त देखने मिल सकती है इस तिमाही में, जिसमें मैंने कहा एसेट क्वालिटी काफी अच्छी रह सकती है इस तिमाही में। लेकिन जो कमेंट्री होगी आने वाले समय के लिए एनपीएस को लेके वो कैसी रहती है, इसके साथ ही जो बिजनेस ग्रोथ है वो कितना ज्यादा पिकअप करता हुआ दिखेगा, क्या ट्रेंड है, इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन इन ऑल नंबर्स बजाज फाइनेंस की तरफ से काफी शानदार रह सकते हैं। बिल्कुल, यानी ओवरऑल बजाज फाइनेंस की तरफ से नंबर शानदार रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुदीप जी आपके पास आएंगे एक बार फिर। जिस तरह से देवांशी ने बजाज फाइनेंस को लेकर जो अपनी राय रखी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जी बिल्कुल सही राय दिया है। बजाज फाइनेंस के नतीजे अच्छे होने की उम्मीद है। देखिए पिछला जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में कोविड का जो इम्पैक्ट बहुत ही कम था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर ओमिक्रॉन का इशू आया, पर उसके पहले क्वार्टर के पहला 2 महीना बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। जो भी पुराने जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होते दिख रहे थे, डिसबर्समेंट अच्छा था, फेस्टिव सीजन था। तो ये सब नजर में रखते हुए Q3 के नतीजे अच्छे आएंगे बजाज फाइनेंस के, यही उम्मीद है। हाँ, आने वाले दिनों का कमेंट्री जो मैनेजमेंट की तरफ से आएगी उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल बजाज फाइनेंस पे हम लोगों का व्यू पॉजिटिव है और निवेशक यहाँ पे जरूर निवेशित रह सकते हैं। पर एक चेतावनी मैं देना चाहूंगा कि वैल्यूएशन के लिहाज से इस करंट लेवल पे घुसना शायद सही नहीं होगा, थोड़ा करेक्शन का इंतजार कर सकते हैं। वैसे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, अगर आपको अगर आप इन्वेस्टेड है तो रह सकते हैं। बिल्कुल, यानी पॉजिटिव ट्रेड दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल जो फोकस रहेगा वो कमेंट्री पर रहेगा। एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर तिमाही में L&T टेक का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। बताइए कुशल, कैसा रह सकता है आने वाले समय में L&T टेक का प्रदर्शन? जी, तो कल LTTS के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे और नंबर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो नंबर्स बेहतर साइड पर ही रहेंगे और मार्जिन्स जो है हम स्टेबल रहने का अनुमान करके चल रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आय में हम करीबन 4.4% का उछाल देखकर 22.7 करोड़ डॉलर पर कंपनी अपनी डॉलर आय घोषित कर सकती है। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में देखेंगे तो 5% का उछाल की हम उम्मीद कर चल रहे हैं। यही नहीं, कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है और जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स पर्टिकुलरली आप देखिए 18.4% पर क्वार्टर बेसिस पर स्टेबल रहने का हम अनुमान करके चल रहे हैं और साथ ही कंपनी का मुनाफे में 7% का उछाल के साथ 246 करोड़ पर यह आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि अन्य आय कंपोनेंट जो है वहां पर हम बढ़ोतरी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यही नहीं, अगर आप देखिए तो जो FY22 की आय ग्रोथ गाइडेंस है वो अब बढ़ाकर 20 से 21% होने की हमारी उम्मीद है। इसके पहले 19 से 20% की गाइडेंस जो है कंपनी ने दी थी और साथ ही जो बड़ी डील विंस और मार्जिन्स है आगे के आउटलुक को लेकर वहां पर कंपनी का क्या कहना है, हमारा जो फोकस है इस वजह से इस स्टॉक में बना रहेगा। नतीजों के साथ साथ कमेंट्री पर भी आपको बड़ा फोकस रखना है। बिल्कुल, बड़ा फोकस रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने। और अब देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए किन लेवल्स पर नजर रखने की सलाह दे रहे हैं। वैसे तो आज रात अमेरिकी बाजार बंद है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में 40-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि थोड़े संकेत ग्लोबल मार्केट से ठीक है। यूरोप भी ठीक ट्रेड कर रहा था। जो भी होगा हम अपने दम पर कल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आज की अच्छी मजबूती में एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम होता है या फिर खरीदारी के आंकड़े आते हैं क्या। अगर खरीदारी के आंकड़े आ गए तो फिर कल बाजार में और जोश आता हुआ दिखेगा। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, लगातार 4 सेशन आप 18,200 के ऊपर बंद हो रहे हैं और लगातार 3 सेशन 18,250 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है। पहली बार इस रनअप में 18,300 पर आकर बंद हुआ है। तो तकनीकी तौर पर बाजार बहुत मजबूत है और ऐसे में ट्रेडिंग रेंज का जो बेस है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। अब कल के लिए 18,175 18,225 करेगा मजबूत सपोर्ट का काम, आसानी से टूटने वाला है नहीं। और ऊपर में 18,375 18,450 तक जाने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही है। ये निफ्टी के लिए लेवल। बैंक निफ्टी कुछ नहीं करना है आपको, नीचे में 38,000 के आसपास सपोर्ट है। 38,000 के नीचे जाने पर ही कमजोरी का पहला संकेत आता दिखेगा। 38,500 38,600 रुकावट का रेंज है, इसके पार निकलेंगे तो और मजबूत होंगे। इस रेंज में बैंक निफ्टी शायद ट्रेड करता हुआ दिखे। फोकस तेजी के लिहाज से आपको निफ्टी पर करना चाहिए, वहां पर मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। कल भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा। खरीदारी सेक्टर स्पेसिफिक काफी होती हुई दिख रही है। नतीजों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स और सेक्टर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बाजार का अंडर करंट बेहद बुलिश है, स्ट्रांग है और ऐसा लगता है बजट से पहले बाजार कुछ और बढ़िया तैयारी कर रहा है तेजी की और लाइफ हाई की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है।
बिल्कुल, यानी बाजार लाइफ हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये कहना है अनिल सर का। और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये बताने का। तो आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि बताएं कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनते दिख रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज हमने देखा कि जो फाइनेंशियल स्टॉक्स थे उसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। तो मैंने जो स्टॉक चुना है वो कैनफिन होम्स है। कैनफिन होम्स का 630 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी, जो 19 रुपए के आसपास आज क्लोज हुआ है। और इसी दरमियान अगर हमें कल मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन होगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 15 रुपए का रहेगा। टारगेट जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं मानता हूँ एक अच्छा खासा टारगेट इस स्टॉक में ऑप्शन के जरिए मिलता हुआ दिखाई देगा। पहला टारगेट रहेगा 25 रुपए का और दूसरा टारगेट रहेगा 29 रुपए का, जो कि 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में हासिल होता हुआ दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम राय देने के लिए। और अब रुक करते हैं हमारे गेस्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए सुदीप जी, अगर लॉन्ग टर्म पिक की बात की जाए तो आपकी क्या राय होगी? मैं 2 शेयर का जिक्र करना चाहूंगा। पहला शेयर जो आज बहुत पिटाई हुई है, उस शेयर की नतीजे आए थे पिछले दिनों में। HCL टेक्नोलॉजी बेहतरीन कंपनी है, डिफरेंशिएटेड IT कंपनी है और ये इनका ग्रेटर फोकस हमेशा से रहा है डिजिटल इंजीनियरिंग, R&D सर्विसेज, प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर। और BPO बिजनेस पे फोकस हमेशा कम रहा है। तो आज के दिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डिजिटल में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज में भी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। और ये सब नजर में रखते हुए जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है उसको भी नजर में रखते हुए लग रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी ऑन ट्रैक आने वाले दिनों में। हायर ट्रेजेक्ट्री में रेवेन्यू ग्रोथ जाएगा ऑन द बैक ऑफ हायर डिमांड फॉर क्लाउड एंड डिजिटल। ये दोनों चीज का डिमांड बढ़ रहा है। नए जो डील विन हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन, ये भी इसके बारे में भी मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट कमेंट्री था। और डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ साल के लिए पॉसिबल होगा, FY22 के लिए। फ्री कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है और इससे लगता है कि आने वाले दिनों में डिविडेंड पे आउट भी बढ़ सकता है। और बाकी दिग्गज IT कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो करीब 22-23 पी मल्टीपल पे काम हो रहा है, जो कि सिग्निफिकेंटली बेटर है कंपेयर टू अदर लार्ज IT कंपनीज। तो वैल्यूएशन कंफर्ट के कारण यहाँ पे भी हम लोगों को अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 1650 रुपए का टारगेट 1 साल का रख के। दूसरा कंपनी जहाँ पे हम लोग निवेश करने की आज सलाह दे रहे हैं, वहाँ पे भी आज मार्केट में एक्साइटमेंट था, हीरो मोटोकॉर्प। देखिए, खास बात इस कंपनी के ये है कि एक EV स्ट्रेटेजी इसका ठीक नहीं था, इसके कारण इसका पिटाई हो रहा था। और अभी जो अनाउंसमेंट आया है, एथर एनर्जी में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है और एथर एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन में वो पहला अपना EV लॉन्च करेंगे मार्च 22 में ही, इसी फाइनेंशियल ईयर में। और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए। इसके अलावा EV का नतीजे, शायद EV का जो सक्सेस, ये तो बाद में पता चलेगा, जो बट ग्राउंड में जो हो रहा है वो इनका फोकस प्रीमियम मोटरसाइकिल और स्कूटर पे बहुत अच्छा है और इसके जरिए इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा आने वाले दिनों में। इन्होंने अप्रोप्रिएट प्राइस हाइक लिया है और कॉस्ट सेविंग भी कर रहे हैं, इसके चलते भी मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। एक स्ट्रॉन्ग फोकस कंपनी का एक्सपोर्ट पे आया है, ये भी मार्जिन एक्रेटिव आने वाले दिनों में स्थापित होगा। और रूरल मार्केट में जब भी डिमांड का रिकवरी होगा, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हीरो मोटोकॉर्प ही होता है। बिल्कुल। तो ये सब नजर में रखते हुए 3400 रुपए का टारगेट करीब 9 से 12 महीने के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अहम सलाह सुदीप बंदोपाध्याय जी की ओर से है निवेशकों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम राय को देने के लिए। और बाजार आजकल में फिलहाल इतना ही।